हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सल्फर मेटाबॉलिज्म। जैसे हमने नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म देखा, उसी तरीके से सल्फर मेटाबॉलिज्म भी होता है। इंट्रोडक्शन के साथ पढ़ना शुरू करते हैं। सल्फर नाइट्रोजन के जैसे ही प्लांट के लिए एक वर्सटाइल एलिमेंट है। ये जो सल्फर है, ये नाइट्रोजन के जैसे ही एक वर्सटाइल एलिमेंट है। ये जो सल्फर है, प्लांट के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे के साथ साथ कई सारे क्रियाओं में इंपॉर्टेंट होता है। सल्फर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे में तो काम करता ही है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे कितना इंपॉर्टेंट है आप सबको पता है। इसके साथ साथ कई सारे दूसरे क्रियाओं में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लांट सल्फर को अपटेक करता है, फिर सल्फर को प्लांट बॉडी में कैसे यूटिलाइज किया जाता है, उसे सल्फर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। प्लांट के द्वारा सल्फर को अपटेक करना यानी अपने अंदर लेना, और उसके बाद में सल्फर का यूटिलाइजेशन करना, उसका यूज करना अलग-अलग कामों में, वही प्रोसेस सल्फर मेटाबॉलिज्म कहलाता है। जैसे नाइट्रोजन को अपटेक करना और नाइट्रोजन को यूटिलाइज करना नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म था, उसी तरीके से सल्फर को अपटेक करके सल्फर को यूटिलाइज करना सल्फर मेटाबॉलिज्म कहलाता है। प्लांट सल्फर को सॉइल से सल्फेट के रूप में अपटेक करते हैं। ये जो सल्फर है, इसको डायरेक्ट अपटेक नहीं किया जा सकता, तो प्लांट सल्फर को सल्फेट के फॉर्म में अपटेक करते हैं। आगे देखते हैं रोल ऑफ सल्फर इन प्लांट। प्लांट में सल्फर का क्या रोल होता है? प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है। पिछले क्लास में हमने प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखा, तो वहां पे टर्सरी स्ट्रक्चर देख रहे थे, तो वहां पे एक बॉन्ड होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने के लिए सल्फर आवश्यक होता है। तो प्रोटीन के जो टर्सरी स्ट्रक्चर होते हैं, वहां पे डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने का काम सल्फर करता है। अगर आप लोग वो प्रोटीन स्ट्रक्चर वाला वीडियो नहीं देखे हैं, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आई बटन में आप क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है बायोकेमिस्ट्री के नाम से, वहां आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। ये जो सल्फर हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेट करते हैं एपी क्लस्टर के रूप में। इसके अलावा ये सल्फर नाइट्रोजिनेज एंजाइम में भी एपी क्लस्टर के रूप में प्रेजेंट होते हैं। को एंजाइम ए के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट हैं। ये सल्फर को एंजाइम ए के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट होते हैं। नोड फैक्टर को सेंस करने वाले कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। नोड फैक्टर को सेंस करने वाले कंपाउंड कहने का मतलब, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला वीडियो आप लोग देखे होंगे तो नोड फैक्टर समझ में आएगा। जब बैक्टीरिया से नोड फैक्टर रिलीज होता है, तो प्लांट में नोड फैक्टर को सेंस करने वाला सेंसर पाया जाता है। तो जो नोड फैक्टर को सेंस करने वाले सेंसर होते हैं, वो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड ही होते हैं। सल्फर में मल्टीपल ऑक्सीडेशन साइट होते हैं, जिससे डाइवर्स रोल प्ले करते हैं। सल्फर में मल्टीपल ऑक्सीडेशन साइट होते हैं, जिससे ये सल्फर जो होता है, ये डाइवर्स अलग अलग तरीके के रोल प्ले करते हैं। अब हम लोग सल्फर का मेटाबॉलिज्म पढ़ने वाले हैं। तो सल्फर के मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सल्फर का अपटेक, कि सल्फर को किस तरीके से अपटेक किया जाता है प्लांट के अंदर। मैं थोड़ा जूम आउट करता हूं ताकि आप लोगों को डायग्राम एक साथ दिखाई पड़े। इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, ये एक प्लांट है। इस प्लांट को सल्फर को अपने अंदर लेना है। किस फॉर्म में ले सकता है? सल्फेट के फॉर्म में। लेकिन प्लांट को सल्फेट के फॉर्म में सल्फर को अंदर लेना है, तो वो काम किसके थ्रू होगा? रूट के थ्रू होता है। तो रूट के सेल में किस तरीके से प्लांट सल्फेट को या सल्फर को अपटेक करता है, इसको हम लोग डिटेल से समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। ये जो मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और इस तरीके से मान लो घिरा हुआ है सेल मेम्ब्रेन। ये रूट का सेल है। किसका सेल है? प्लांट के रूट का सेल है। इसको मैं अलग से इसलिए बनाया हूं ताकि आप लोगों को किस तरीके से अपटेक किया जाता है वो समझ में आ सके। इस मेम्ब्रेन के इधर नीचे वाला भाग इनर साइड है, मतलब सेल के अंदर का भाग है मान लो, और ये ऊपर वाला भाग आउटर साइड है, सेल के बाहर का भाग है। ये सॉइल है, इधर मिट्टी है, और ये जो भाग है ये सेल के अंदर का भाग है मानकर चलना। इस मेम्ब्रेन के नीचे सेल के अंदर का भाग है, और ऊपर की ओर सेल के बाहर का भाग है, यानी सॉइल है, ऐसा मानकर चलना। अब देखिए, ये तो रहा मेम्ब्रेन, इसके नीचे सेल के अंदर का भाग, और ऊपर की ओर बाहर के भाग। तो इस मेम्ब्रेन में कुछ ट्रांसपोर्टर लगे होते हैं, जिस ट्रांसपोर्टर के थ्रू सल्फेट अंदर को आ रहा है। लेकिन ये जो ट्रांसपोर्टर होते हैं सल्फेट के लिए, जो SULTR यानी सल्फेट ट्रांसपोर्टर, सल्फर ट्रांसपोर्टर होते हैं, ये डायरेक्ट सल्फेट को अंदर नहीं ला सकते।
तो सल्फेट के अंदर आने का मैकेनिज्म किस तरीके से होता है देखिए। सबसे पहले सल्फेट को अंदर लाना है। अगर इस सल्फेट को अंदर लाना है सेल के, तो इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले एक दूसरा ट्रांसपोर्टर होता है, जो सल्फेट ट्रांसपोर्टर होता है उसके अलावा एक दूसरा ट्रांसपोर्टर होता है, हाइड्रोजन पंप बोलते हैं इसको, या हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टर या प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर कहते हैं, ठीक है। इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू एटीपी का खर्च करके, जब एटीपी को तोड़ेंगे तो एडीपी और आईपी, मतलब एडीपी बनेगा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा, लेकिन एटीपी को तोड़ने पर एनर्जी प्राप्त होगा। तो उस एनर्जी का इस्तेमाल करके सेल के अंदर से प्रोटॉन को यानी हाइड्रोजन आयन को बाहर पंप कर दिया जाता है, बाहर भेज दिया जाता है। अब सेल के अंदर से इन प्रोटॉन को बाहर भेज दिया जाएगा तो सॉइल में हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा और सेल के अंदर वाले भाग में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, यानी प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। जब सेल के अंदर प्रोटॉन कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो सेल के अंदर प्रोटॉन की आवश्यकता बढ़ेगी, यानी प्रोटॉन का डिमांड बढ़ेगा। तो ये जो बाहर पंप किया गया प्रोटॉन है, ये तेजी से एक दूसरे ट्रांसपोर्टर के थ्रू अंदर आता है, और जब ये दूसरे ट्रांसपोर्टर के थ्रू अंदर आ रहा होता है, उस दौरान इस प्रोटॉन के साथ मिश्रित होकर सल्फेट भी अंदर आ जाते हैं, और इस तरीके से ये जो बाहर सल्फेट थे उन सल्फेट का अपटेक हो जाता है सेल के अंदर। चूंकि इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू प्रोटॉन भी अंदर आ रहे हैं और सल्फेट भी अंदर आ रहे हैं, और एक ही डायरेक्शन में अंदर आ रहे हैं, बाहर से अंदर आ रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिम्पोर्टर ट्रांसपोर्टर। क्या बोलेंगे? सिम्पोर्टर नाम भी देते हैं इस ट्रांसपोर्टर का। सॉइल में से सल्फेट को अंदर लाना है तो इसके लिए क्या मैकेनिज्म हो रहा है देखिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ ट्रांसपोर्टर लगे होते हैं, एक सल्फेट ट्रांसपोर्टर होता है, पर सल्फेट ट्रांसपोर्टर से हम लोग सीधे सल्फेट को अंदर नहीं ला सकते। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक दूसरे ट्रांसपोर्टर जिसको हाइड्रोजन पंप कहते हैं, उसके थ्रू हाइड्रोजन को सेल से बाहर पंप कर दिया जाता है। इसके लिए एटीपी खर्च करना होता है। एटीपी खर्च करेंगे तो एडीपी और आईपी प्राप्त होते हैं, और एटीपी को तोड़ने पर जो एनर्जी मिलता है उस एनर्जी का इस्तेमाल करके प्रोटॉन को बाहर पंप किया गया। अब प्रोटॉन बाहर पंप हुए तो बाहर में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ, अंदर में प्रोटॉन कंसंट्रेशन कम हुआ, यानी कि प्लस आयन कंसंट्रेशन कम हुआ। तो प्रोटॉन तेजी से एक दूसरे ट्रांसपोर्टर के थ्रू अंदर आने लगता है, तो इस प्रोटॉन के साथ साथ सल्फेट भी अंदर आ जाते हैं, और इस तरीके से सल्फेट का अपटेक हो जाता है रूट के अंदर। अब सल्फेट का अपटेक तो हो चुका है, अपटेक होने के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है देखते हैं। सल्फर का अपटेक कर लेने के बाद अब सल्फर का करते हैं ट्रांसपोर्ट, यानी सल्फर को रूट द्वारा अपटेक तो कर लिया गया, अब उस सल्फर को प्लांट के विभिन्न भागों में भेजा जाएगा, तभी तो उसका यूज किया जाएगा ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं सल्फर ट्रांसपोर्ट, प्लांट के विभिन्न भागों में भेजना। तो ये जो सल्फर ट्रांसपोर्ट होता है वो किस तरीके से होता है इससे समझते हैं। आप लोग इस डायग्राम में देखिएगा, पहले मैं इसको जूम आउट करता हूं। यहाँ देखिए, ये जो डायग्राम आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसमें इतना सा भाग जो मैंने बनाया है, ये रूट को बनाया है, और शूट को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एक लीफ बनाया है, और ये जो पार्ट दिख रहा है ये इसका स्टेम वाला भाग है जिसमें जाइलम को दिखाया गया है। अब इसको जूम इन करके मैं इसके ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म को समझाता हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि जो सल्फेट अपटेक किए जाते हैं वो रूट द्वारा किए जाते हैं, तो उसके लिए एक ट्रांसपोर्टर होता है जिसको SULTR कहते हैं, मतलब सल्फर ट्रांसपोर्टर कहते हैं। इसके थ्रू सल्फर अपटेक होते हैं। अब सल्फर अपटेक हो चुके हैं सल्फेट के फॉर्म में, मतलब SO4 2+ के फॉर्म में। ये जो सॉइल में सल्फर है ये सल्फेट के फॉर्म में होता है, ये अपटेक किया जाता है रूट के द्वारा। अब रूट इनको अपटेक करता है, तो सबसे पहले सल्फेट कहाँ पे अपटेक होते हैं? रूट के एपिडर्मिस सेल में। अब एपिडर्मिस सेल में अपटेक होने के बाद ये सल्फेट आगे बढ़े, आगे ट्रांसपोर्ट हो, उससे पहले इन सल्फेट की रिक्वायरमेंट तो खुद एपिडर्मिस सेल को भी होगी, तो एपिडर्मिस सेल इन सल्फेट को अपने में यूटिलाइज कर लेगा, फिर आगे ट्रांसपोर्ट करेगा। तो जो सल्फेट का यूटिलाइजेशन होता है या सल्फर का मेटाबॉलिज्म होता है वो प्लास्टिड के अंदर होता है। किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये याद रखिएगा, सल्फर मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो प्लास्टिड के अंदर ये डिफ्यूज होकर चले जाते हैं और यहाँ पे इनका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस चलेगा और सल्फर मेटाबॉलिज्म होगा, सल्फर को यूज में लाया जाएगा। लेकिन कुछ ज्यादा मात्रा में सल्फेट होने पर सल्फेट डिफ्यूज होकर वैक्यूल्स के अंदर चले जाते हैं। साइटोसोल से वैक्यूल्स में चले गए और वैक्यूल्स में स्टोर रहते हैं।
अब वैक्यूल्स में स्टोर हैं। जब यहाँ पे सल्फेट की कमी होगी और बाहर से अपटेक नहीं किया जा रहा है, तब ये वैक्यूल्स से इस SULTR ट्रांसपोर्टर के द्वारा वापस से साइटोसोल में बाहर आते हैं। यहाँ देखिए, ये जो ट्रांसपोर्टर लगा है, सल्फर ट्रांसपोर्टर, इसके थ्रू इस वैक्यूल में स्टोर सल्फर को या सल्फेट को साइटोसोल में बाहर निकाला जाता है, और जैसे ही ये साइटोसोल में बाहर निकलेंगे, वापस से प्लास्टिड के अंदर जाते हैं और यहाँ पे सल्फर मेटाबॉलिज्म होता है। ये तब की कहानी है जब यहाँ से सल्फर अपटेक ना हो रहा हो, और जब सल्फर अपटेक हो रहा हो तो वैक्यूल के अंदर स्टोर सल्फेट को स्टोर ही रहने दिया जाता है। जो नए अपटेक हो रहे सल्फेट होते हैं, उनको यहाँ पे मेटाबॉलिज्म में यूज किया जाता है। अब यहाँ से सल्फेट सिर्फ इतना तो अपटेक नहीं होता कि थोड़े से मात्रा में हो रहे हैं, केवल एपिडर्मिस में यूज हो रहे हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में सल्फेट अपटेक होते हैं। तो ये सल्फेट वाया प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू दूसरे सेल में जाते हैं। मतलब एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स में जाएंगे, अब कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकल में, ठीक है, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकल। तो कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस में जाएंगे और एंडोडर्मिस से पेरिसाइकल में, पेरिसाइकल में क्या प्रेजेंट होते हैं, जाइलम फ्लोएम भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो सल्फेट है, ये एपिडर्मिस से चला गया कॉर्टेक्स में। अब कॉर्टेक्स में सल्फेट जाने के बाद यहाँ भी दो प्रोसेस हो सकते हैं। एक तो सल्फर प्लास्टिड के अंदर जाकर यहाँ मेटाबॉलिज्म होगा, और कुछ सल्फर को यहाँ स्टोर कर लिया जाएगा। वापस निकालना हो तो यहाँ पे सल्फर ट्रांसपोर्टर है, इसके थ्रू बाहर वापस से साइटोसोल में सल्फेट को निकाला जा सकता है। अब सल्फेट जो ज्यादा मात्रा में है, कुछ को स्टोर किया गया, कुछ मेटाबॉलिज्म में भाग लिए। अब ज्यादा मात्रा में है, वो चले जाते हैं प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन के थ्रू एंडोडर्मिस में। अब एंडोडर्मिस में सल्फेट जाएंगे तो यहाँ पर भी यूज किया जाएगा सल्फेट को। तो सल्फर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस प्लास्टिड के अंदर होता है, और जिन सल्फेट को स्टोर करके रखना होता है उसको वैक्यूल में स्टोर करके रखा जाएगा। जब बाहर से सल्फेट अपटेक नहीं हो रहे होंगे, तब इस स्टोर किए गए सल्फेट को वैक्यूल से इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू बाहर निकाल करके प्लास्टिड में भेजा जाता है और यूज किया जाता है, ठीक है। इसलिए स्टोर करके रखना भी आवश्यक होता है प्लांट के लिए। अब यहाँ पे सल्फेट एंडोडर्मिस में पहुंच चुका है। अब इस एंडोडर्मिस से सल्फेट को पेरिसाइकल सेल में भेजा जाता है। पेरिसाइकल में जाइलम प्रेजेंट होता है। तो ये जो सल्फेट है, सल्फेट का जाइलम में लोडिंग होता है। जब मैं फ्लोएम ट्रांसपोर्ट पढ़ाऊंगा तब लोडिंग अनलोडिंग अच्छे से समझाऊंगा। तो अभी यहाँ बस इतना समझिए कि ये जो सल्फेट है, ये जाइलम में पहुंच जाते हैं। मैं जरा जूम आउट करता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो सल्फेट है, ये जाइलम में पहुंच चुका है, और ये जाइलम के थ्रू ऊपर की ओर मूव करता है, प्लांट के विभिन्न भागों में पहुंचता है। जैसे हम लोग यहाँ पे एक पार्ट्स ले लिए हैं प्लांट का, लीफ। तो ये मान लो प्लांट के सूट में पहुंचा, सूट में यहाँ पे हम लोग लीफ को लिए हैं, तो इस लीफ तक पहुंचा। अब प्लांट में इधर और भी ब्रांच होंगे, तो जहां जहां भी पहुंचना है सल्फेट को, वहां वहां पहुंचेगा। बस आप लोग एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक लीफ लिए हैं और यहाँ प्रोसेस समझ रहे हैं, ठीक है, इसका ट्रांसपोर्ट। तो ये जाइलम के थ्रू अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है, और जिन भी अंगों में सल्फेट की आवश्यकता होती है वहां तक पहुंचता है। अब ये सल्फेट यहाँ सिंक तक पहुंच चुका है, मतलब सूट वाले रीजन तक पहुंच चुका है। जैसे ही सल्फेट सूट वाले रीजन में पहुंचता है, सूट के जिस भी सेल को सल्फेट की आवश्यकता होती है, वो सेल सल्फेट को ले लेता है। जैसे कि ये लीफ है, लीफ में सल्फेट की आवश्यकता है, यानी सल्फर की आवश्यकता है, तो ये सल्फेट को इस तरीके से ले लेगा। अब लीफ के इस मेसोफिल सेल में सल्फेट आ चुका है। तो लीफ के मेसोफिल सेल में सल्फेट आने के बाद इन सल्फेट को प्लास्टिड के अंदर ले लिया जाता है, जहां पे सल्फर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, सल्फर का यूज किया जाता है। और ज्यादा मात्रा में सल्फेट होने पर कुछ सल्फेट को वैक्यूल के अंदर डिफ्यूज कर दिया जाता है और स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। जब रूट की ओर से सल्फेट नहीं आ रहे होंगे, तब यहाँ जो वैक्यूल में स्टोर सल्फेट है, उसको सल्फर ट्रांसपोर्टर वैक्यूल में भी लगे होते हैं, उसके थ्रू वापस से साइटोसोल में सल्फेट को बाहर निकाल के इसको प्लास्टिड में भेजा जाएगा और इसका सल्फर मेटाबॉलिज्म किया जाता है। इसलिए स्टोर करके रखना जरूरी होता है। अब इस सेल में सल्फेट है, तो इसको नेक्स्ट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन से भेजा जाएगा, और यहाँ सल्फेट आने के बाद यहाँ भी सल्फेट का मेटाबॉलिज्म होता है प्लास्टिड के अंदर, और वैक्यूल में स्टोर करके रखे जाते हैं। इस तरीके से सल्फेट का ट्रांसपोर्ट होता है। रूट के द्वारा अपटेक किया जाता है सल्फेट, और सूट तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। रूट से अपटेक करेंगे, एक सेल से दूसरे सेल होते हुए जाइलम तक पहुंचता है, और जाइलम से सूट तक पहुंचेगा, और सूट से विभिन्न सेल्स में अपटेक किए जाते हैं
फॉस्फेट को। इस तरीके से सल्फेट का ट्रांसपोर्ट होता है। अब हमने क्या देखा, सल्फेट जो होता है या सल्फर जो होता है उसको अपटेक कैसे करते हैं प्लांट और किस तरीके से इसका ट्रांसपोर्ट होता है, ये हमने देख लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि सल्फेट जो होता है वो प्लास्टिड में जाने के बाद वो अलग-अलग एमिनो एसिड में कंट्रीब्यूट होता है, अलग-अलग एमिनो एसिड का कंटेंट बनता है, जैसे सिस्टीन भी सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड होता है, उसी प्रकार मेथियोनिन जो होता है वो भी सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड होता है। तो ये मेथियोनिन का डिग्रेडेशन किस तरीके से होता है या सिस्टीन का डिग्रेडेशन किस तरीके से होता है, उसी को हम लोग सल्फर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो इसे समझ लेते हैं, एक एग्जांपल से मेथियोनिन डिग्रेडेशन कैसे होता है, इससे हम समझते हैं इसको। सबसे पहले जो मेथियोनिन होता है, मेथियोनिन में एडिनोसिन जोड़ा जाता है। मेथियोनिन में एडिनोसिन जोड़ने के लिए एक एंजाइम काम करता है यहाँ पे, मेथियोनिन एडिनोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम। ये जो एंजाइम है ये एटीपी का यूज करता है और एटीपी में से एडिनोसिन को जोड़ देता है मेथियोनिन के साथ। तो इधर क्या बचेंगे, 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग हो जाएंगे, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग और 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग। इस तरीके से फॉस्फेट अलग हो जाएंगे और एडिनोसिन अलग हो जाता है और ये जो एडिनोसिन है ये जुड़ जाता है मेथियोनिन के साथ और जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड का नाम है एस एडिनोसिल मिथियोनिन। इसको शॉर्ट में सैम भी कहते हैं। अब यहाँ पे सैम बन चुका है यानी एस एडिनोसिल मिथियोनिन बन चुका है। ये जो एस एडिनोसिल मेथियोनिन है इसमें से मेथाइल ग्रुप को बाहर किया जाता है। तो मेथाइल ग्रुप को बाहर करने का काम करता है मेथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। ये जो मेथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है ये एस एडिनोसिल मेथियोनिन में से मेथाइल ग्रुप को बाहर कर देता है, जिससे एस एडिनोसिल होमोसिस्टीन बनता है। इसको शॉर्ट में एसएएच भी कहते हैं। तो सैम से एसएएच बन जाता है। अब एसएएच बना है, एस एडिनोसिल होमोसिस्टीन बना है। इस एस एडिनोसिल होमोसिस्टीन में से एडिनोसिल को बाहर कर दिया जाता है यानी एडेनिन को बाहर किया जाएगा। इस काम को करता है होमोसिस्टीनेज एडिनोसिल एंजाइम। ये जो होमोसिस्टीनेज एडिनोसिल एंजाइम है ये एडिनोसिन को बाहर कर देता है, तो यहाँ पे बचता है होमोसिस्टीन। अब ये जो होमोसिस्टीन बचा है ये होमोसिस्टीन वापस से मेथाइल ग्रुप को अपने में जोड़ करके मेथियोनिन बन सकता है। जैसे मेथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम इसमें होमोसिस्टीन में वापस से मेथाइल ग्रुप जो यहाँ बाहर निकला था उसको जोड़ दे और इसको बना दे मेथियोनिन, ये भी हो सकता है। लेकिन हमें आगे इस होमोसिस्टीन को भी डिग्रेड करना है, तो हम इसको वापस से रिजनरेट नहीं करेंगे। इसको डिग्रेड करने के लिए होमोसिस्टीन में सेरिन को जोड़ दिया जाता है और इसको जोड़ने का काम करता है सिस्टाथायोन बीटा सिंथेज एंजाइम। ये जो सिस्टाथायोन या सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेज एंजाइम है ये सिस्टाथायोनिन का फॉर्मेशन कर देता है होमोसिस्टीन से। इस होमोसिस्टीन में सेरिन को जोड़ेगा तो सिस्टाथायोनिन बन जाता है। अब ये सिस्टाथायोनिन बन चुका है, इस सिस्टाथायोनिन को तोड़ दिया जाता है। तो इसको तोड़ने का काम करता है सिस्टाथायोनेज एंजाइम। इस सिस्टाथायोनेज एंजाइम सिस्टाथायोनिन को तोड़ करके सिस्टीन बना देता है। अब इस सिस्टीन के साथ एक होमोसेरिन को ऐड कर दिया जाता है और सिस्टीन के साथ होमोसेरिन को जोड़ने पर बनता है प्रोपिनोइल कोएंजाइम ए। ये जो प्रोपिनोइल कोएंजाइम है इसको तोड़ा जाता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में और ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम है इसको यूज किया जाता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में, मतलब टीसीएस साइकिल, क्रेब्स साइकिल में। और क्रेब्स साइकिल में क्या बनाते हैं हमें पता है, कुछ एनर्जी कंपाउंड बनाया जाता है जिससे आगे चलकर एटीपी का फॉर्मेशन किया जाता है। तो इस तरीके से सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड से हम लोग एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। तो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड का इस तरीके से डिग्रेडेशन किया जाता है। यहाँ से टॉपिक हो जाता है समाप्त। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। जो लोग इस चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच सके।